नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में इस बार हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी 6 नवंबर को और 11 नवंबर को और रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। तो इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, क्या संभावनाएं बन रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जाने माने पोलस्टर प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मिलिंद जी, मुझे यहाँ जी जी। तो प्रदीप जी, हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। लोग तो आप मतलब मुझे पता है कि आपने कोई अभी तक पोल नहीं किया है, आप एग्जिट पोल ही करते हैं। एग्जिट पोल आपका आता है, वो तो हमको लगता है 12 नवंबर को आएगा। तो लेकिन अभी चुनाव खुल गया, अब तक तो घोषणा हुई नहीं थी। तो आपके अनुभव के आधार पे, पुराना अनुभव, अभी का आकलन, क्या लग रहा है आपको कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मिलिंद जी, हकीकत ये है जो आपने पूछा। इस बार पलड़ा, दो चीजें ऐसी घटनाएं घट रही हैं इस बार बिहार के चुनाव के पहले, जो शायद पहले चुनाव के एन वक्त पर नहीं हुई। एक एसआईआर शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का जो मामला चल रहा है, वो एक है। दूसरी बात है कि नई पार्टी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का इमरजेंस। ये दो चीजें ऐसी हुई है कि जो नाम भी कटे हैं, अभी उन्होंने लिस्ट और सूची जारी की है 68 लाख के आसपास की। तो जी। अब उसमें बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, बहुत से लोग माइग्रेट होके बाहर जा चुके हैं परमानेंटली, वगैरह वगैरह। तब तक हर एक विधानसभा क्षेत्र में इसकी जानकारी न आए कि अब जातिगत समीकरण कैसा होगा इन नए नामों के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा सा हमको जो पुराने चुनाव जो होते रहे और अभी के जो चुनाव का जो आकलन करना है, तो ये दो नए विषय हैं जिनकी की आकलन और गणना करना हमारे स्तर के ऊपर अभी बाकी है। लेकिन बहरहाल बिहार में तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप झुटला नहीं सकते। एक है कि नीतीश कुमार जो 20 साल से चुनाव में मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जिस भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है वो गठबंधन की विजय हुई है। 15 में उन्होंने नीतीश लालू महागठबंधन के साथ लड़ा था, 20 में उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा था, 15 में 10 में उन्होंने वापस एनडीए के साथ लड़ा था, बीजेपी के साथ लड़ा था। तो हमेशा जीत हासिल हुई है, ये एक बात है। दूसरी बात है, अमूमन ऐसे कहा जाता है कि स्टेट में जब लंबे समय से किसी की सरकार चल रही हो, यहाँ जैसे नीतीश कुमार की, तो जो एंटी इनकम्बेंसी का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब यहाँ यदि मान लिया जाए कि इतने दिनों से सरकार चल रही है और एंटी इनकम्बेंसी हो, तो भी यहाँ पे एक बड़ा अजीब तथ्य ये मौजूद है कि बीच में नीतीश कुमार यहाँ गए और वहां गए। तो अब ये जी। तय पाना कि एंटी इनकम्बेंसी से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, फिर वो एक समस्या का विषय आ गया। तो उसमें अब एक हकीकत इसमें जरूर ये है कि हिंदी भाषी राज्य छोड़ के भी देश में जो नॉन हिंदी भाषी राज्य हैं, उड़ीसा जैसे, कर्नाटक जैसे, असम जैसे, वहां पर भी बीजेपी की खुद की सरकार बनी है, एनडीए की नहीं, खुद की सरकार बनी है जी। पिछले में। और बिहार जैसे टिपिकल जिसको बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडिया या हिंदी भाषी की कल्पना यूपी बिहार के बिना क्या की जा सकती। जी। यहाँ पर अभी तक बीजेपी ने सत्ता का स्वाद नहीं चखा। लोगों ने अभी तक बीजेपी की खुद की सरकार नहीं देखी, जो कि इर्द गिर्द चारों तरफ वो देखते आ रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी हो तो भी लोगों के सामने एक बीजेपी अपने आप में विकल्प जरूर मौजूद है कि क्या पता इस बार बीजेपी का तो कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। ऐसे लोग कयास लगाते हैं, पार्टी ने और जी। मुख्यमंत्री तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक उनकी जन भावना है जो खासकर एनडीए के वोटर है, सो कॉल्ड एनडीए के वोटर, समर्थकों का तो हो गई, वो तो जायज सी बात है। तो वो एक फिनोमेना है। दूसरा फिनोमेना बिहार में ये होता है जातिगत समीकरण, जिसको हम एम वाई, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव पिछले 20 साल से भी, जब से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और उसके पहले उनकी खुद की आरजेडी की सरकार के चलते भी, इस 35 साल में एम वाई का आरजेडी को बहुत बड़ा वोट शेयर मिलता है, जो कि 33% के लगभग है, 1/3 पॉपुलेशन एम वाई। दूसरी बड़ी बात यह है बिहार के संदर्भ में, एम वाई जो एक मुश्त वोट होता है 33% बड़ा, कहने को तो बंगाल में भी 30%, 27% मुसलमान है,
असम में 30% मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में भी MY समीकरण बनता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश और बाकी सब जगहों में एक जगह पे वो कंसोलिडेट होते हैं, एक क्षेत्र। बिहार की ब्यूटी ये है कि ये MY कॉम्बिनेशन है, 6 के 6 रीजनों में वही के वही कॉम्बिनेशन है करीब करीब, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और जिसके चलते आज भी लालू प्रसाद यादव या RJD जो है कुछ ना कुछ का मतलब होता है 30% से ऊपर वोट लेते रहे हैं। और बिहार में दीगर पार्टी प्रमुख 2 गठबंधनों को छोड़ के भी लगातार असेंबली चुनाव में कम से कम 20 से 25% वोट तो दीगर को मिलते ही मिलते हैं। जी। वो एक बड़ा वोट बैंक है जिसको प्रशांत किशोर सोच रहे हैं, उसका 2/3 यानी आप 25-27% का 2/3 भी ले लें तो वो कोशिश में है कि 18-20% तो उनका आ जाएगा और बाकी थोड़ा 5-5% इधर उधर के गठबंधनों से कर लिया जाए तो वो पोल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे राजनीतिक समीकरण जमीन पर मौजूद हैं और इन सब के चलते आज की डेट में मेरा विश्वास मानिए हमारी टीम हमेशा वहां पर होती है बिहार में। करीब करीब 30%, जो एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल नंबर है, जो मैंने सीधे सीधे बताया। इसके लिए कोई आपको सर्वे की करने की जरूरत नहीं है, आप पिछले 5 साल चुनाव का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आप पाएंगे 25% एवरेज अदर देन ये प्रमुख गठबंधनों को वोट मिलते रहे हैं। जी। ये 25 और दूसरे इनके 5-5 भी मान लें तो 35% लोगों को अभी भी डिसाइड करना बाकी है, भैया इस बार हमको किसको वोट देना। अच्छा। तो मैंने आपको NDA, RJD गठबंधन, महागठबंधन और प्रशांत किशोर और तीसरा मोर्चा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए उसको, तीसरी पार्टी, इन सब के बारे में खास बातें बताई। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को ये डिसाइड करना बाकी है और खासकर 35 से 40% ये जो फ्लोटिंग वोटर है अभी भी उनको अपना मन बनाना बाकी है। नहीं, तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही प्रदीप जी कि 35 से 40% मतदाताओं ने अभी भी अपना मन नहीं बनाया है और मन बनाने के लिए अभी तक उनके पास करीब 1 महीना है, अगर दोनों फेज मान ले तो। लेकिन जो प्रशांत किशोर का आपने जिक्र किया तो उन्होंने एक हिसाब पेश किया, जब नेता बन गए अब तो हिसाब ही देते हैं। तो जो आप हिसाब दे रहे हैं उसी तरह का कोई हिसाब उन्होंने कहा कि 28%, मतलब पिछली बार जो दोनों गठबंधन में 73-74% वोट मिला था, तो वो कह रहे हैं कि जो 28% वोट है वो अदर्स का है, वो मुझे मिल रहा है। 10% में NDA से ले रहा हूँ, 10% में महागठबंधन से ले रहा हूँ, मेरा 48% वोट हो रहा है, मेरी सरकार बन रही। तो ये वो हर नेता की तरफ बयान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो बाकी अभी तक ओपिनियन पोल आए हैं, आपका नहीं मैं कह रहा हूँ, और जो आए हैं वो उनको 8-10% के रेंज में दे रहे हैं। तो ये मतलब आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जाएंगे, तब जाकर कुछ असर डाल पाएंगे? क्योंकि ये तो बातें कहना तो आसान बात है कि 48% मुझे वोट आ जाएगा, वो तो कोई जमीनी हकीकत तो है नहीं ऐसी। देखिए, जहां तक नई पार्टी और प्रशांत किशोर का सवाल है, मैं सबको ये हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई चीज की आप शुरुआत करते हैं यानी डे 1 या पढ़ाई शुरू करें तो स्टैंडर्ड 1, और ग्रेजुएट होने के लिए 12 + 3 15 साल लगता है। जी। तो राजनीतिक परिदृश्य में उसको हम कहते हैं कि शुरू के 5 साल जो है, पहली बार जब चुनाव लड़ेंगे आप तो वो तो प्योर और प्योर लोगों के वोट काटने के लिए हैं। दूसरी बार जब चुनाव में लड़ते हैं आप तो शायद आपका चिन्ह लोगों के नजर में, ध्यान में थोड़े बहुत लोगों के रहता है, तो आप चुनाव में हारते हैं, पहली बार हरवाते हैं, दूसरी बार हारते हैं, और तीसरी बार जब 15 साल हो जाते हैं तो शायद कहीं आप पोल पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। इस तरह से इतिहास निकाल के देख लीजिए, इंक्लूडिंग बीजेपी का जो 1980 में आई और 96 में पहली बार मिली जुली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनी। अब इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? एक आधा वाकये ऐसे हैं हिस्ट्री में मौजूद है, शायद प्रशांत किशोर उनके ऊपर बैंक कर रहे हैं कि NTR जो है, NT जी। रामाराव, हाँ, जो आंध्र प्रदेश में वो है। हीरो यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से आके उन्होंने 77 में चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी की उस समय पोल पोजीशन थी और पार्टी को वहां आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने जीत हासिल करी NTR की। बट NTR एक फिल्म पर्सनालिटी और उसके बहुत सारे अपने मायने होते हैं, बट ये एक आधा, यानी बोलते हैं ना 99% टाइम तो ऐसा नहीं होता। नहीं तो आप जो प्रदीप जी कह रहे हैं बात कि कह, पहला चुनाव हारने के लिए होता है या हरवाने के लिए होता है, मान लीजिए, तो किसको हरवा सकते हैं? क्योंकि दोनों लोग ये कह रहे हैं कि मेरा वोट नहीं कटेगा, NDA कह रहा है कि मेरा वोट नहीं कटेगा, वो तो महागठबंधन का, मैंने पटना में भी लोगों से बात की और महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमारा तो नहीं कटेगा, वो तो अपर कास्ट का वोट है, वो NDA का कटेगा।
अच्छा सवाल आपका, और इसका मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। कि देखिए, जो भी प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा, हम यदि उसको 100 मान लें, 5 जी मिले, 10 मिले, 15 मिले, उसको हम 100% मान लें, तो सवाल ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पहले तो वो थे नहीं, उनका तो बैंक था नहीं, जीरो था। तो उसमें दो कंस्टिट्युएंसी ऐसी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूसरा MY है, वो है महिला और यूथ। जी बिहार के संदर्भ में ऐसा होता है कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है, भली महिलाओं की टोटल इलेक्टर में संख्या तो 1-2 लाख कम है पुरुषों के मुकाबले, 7 जी करोड़ 42 लाख में 1-2 लाख कम है महिलाएं इलेक्टर में। जी जी हकीकत ये है कि जब वोट पड़ चुके होते हैं वोटर टर्नआउट में, तो ये 45-55 से ज्यादा हो जाता है। क्या होता है 45-55? मैं बताता हूँ। क्योंकि पुरुष मतदाता बड़ी संख्या में माइग्रेट करते हैं, बाहर रहते हैं, तो वो उस संख्या में वोटिंग के दिन नहीं आ पाते। उसके चलते महिलाएं ज्यादा करके बिहार में होती हैं। तो जो 100 वोट पड़ते हैं उसमें 55 के आसपास होते हैं महिलाओं के, और 45 आसपास होते हैं पुरुष के। जो एक 50-50 का आंकड़ा हर राज्य जी में होता है, यहाँ पे अंतर देखिए 10 पॉइंट्स का फर्क हो गया, 45 और 55 की बात करें तो 10 पॉइंट्स। अब 10 पॉइंट का बड़ा फर्क हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं MY ने महिला बहुत बड़ा यहाँ पे। और महिला, जहां तक सवाल है, ज्यादा करके केसेस में जितने भी हमने चुनाव देखे उनका रुझान NDA की तरफ झुका रहता है अभी तक का। एक आध दो उसमें भी एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे दिल्ली का चुनाव था, उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव था, भले अरविंद केजरीवाल हारे, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन बिहार के अंदर अब जो ये 10,000 रुपए भी उनके खाते में गए हैं डायरेक्ट, तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा, और इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए वो किया जाता है। ये हो गई महिला। दूसरा वाई, यूथ। अब यूथ ये क्लियरली नजर आ रहा है कि आज की डेट में तीनों गठबंधन के मुकाबले तेजस्वी प्रसाद यादव RJD की तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ, और तीसरे नंबर पे NDA की तरफ आता है। करेक्ट है? तो जहां तक यूथ की बात होगी तो वो तो वहीं से लेंगे, RJD से ही लेंगे, और वो जो राहुल गांधी भी उस हिसाब से यूथ ही हैं, हम्म, वहां गठबंधन के यूथ का वोट लेंगे। महिलाओं का मैंने बता दिया, बट यूथ के साथ समस्या ये है कि जो यूथ का समावेश है, जो 100 वोट पड़ते हैं उसमें केवल 15%, 15। अच्छा वेर एज महिलाओं का 55 है। आप अंतर देख जी रहे हैं? तो ये है, इसमें वो डेंट जरूर करेंगे यूथ के वोट का RJD को, और महिलाओं के वोट की गणना मैंने आपको बता दी। और रह जी गई बात अब जातिगत समीकरण, अब वो खुद ही प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो शायद वो वहां पे थोड़ा बहुत जो NDA का होता है वो थोड़ा अपर कास्ट को करेंगे। लेकिन उसमें भी यूथ और महिला कहने के बाद भी उसमें भी जातिगत समीकरण तो है ना, वो यूथ और महिला किसी ना किसी जाति को तो बिलोंग करते हैं। तो जी इस तरह का पूरा लब्बोलबाज है। नहीं तो अब जो बात आपने शुरू की थी प्रदीप जी, जहाँ से कि दो मुद्दे हैं इस चुनाव में, एक तो प्रशांत किशोर है और एक SIR है। तो प्रशांत किशोर का तो आपने फैक्टर हमको समझा दिया, लेकिन SIR जो है इसके बारे में आपने कहा कि भाई अभी ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई है कि हर विधानसभा में कितने वोट कटेंगे, मतलब किस में बढ़ेंगे, उसका क्या तस्वीर बनेगी। नैतिक समीकरण के संदर्भ में मैंने कहा कि आज की डेट में हमारे जैसे लोगों को आकलन करना, जबकि हमारे पास आंकड़े ही मौजूद ना हो, तो हम उसका आकलन अभी क्या करेंगे। तो एक एक तरीके से सूची जो है उन्होंने जारी करी है, तो उसके बाद ये चीजें आ जाएगी। ये घटना फर्स्ट टाइम हुई है, दिस इज व्हाट आई। नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ उसी बात पे आगे बढ़ता हूँ कि जब ये SIR हो रहा था तो विपक्ष का आरोप था या लोगों की भी समझ थी कि इससे वोट कटेंगे, वो महागठबंधन के वोट कटेंगे, कि भाई मुसलमानों के वोट कट जाएंगे या दलितों के या कमज़ोर वर्ग के वोट कटेंगे, जिनके पास कागज़ नहीं होंगे, जो फंस जाएंगे, और इसका परिणाम जो है NDA के वोटर पे नहीं होगा क्योंकि वो मजबूत है, उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो ये जो मैं अभी आपको सिर्फ ये आरोप बता रहा हूँ, जो राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि भाई हमारा वोटर कट जाएगा जो विपक्ष का, तो आपको लगता है कि ये जो मतलब इसका नुकसान विपक्ष को ज़्यादा होगा या फायदा होगा NDA को। ये विषय ऐसा है मिलिंद जी कि ये विषय को लेते ही उन्होंने, जैसे आपने बताया, आरोप लगाए, और जो भी विषय के आरोप होते हैं तो उसके लिए आप कोर्ट में गए, न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये विषय का जवाब तो किसी के पास नहीं है, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो उसका जवाब और कमेंट मेरे पास तो कम से कम आज की डेट पे कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं इसको, ये कोई राजनीतिक रूप से किसको फायदा होगा, क्योंकि एक आकलन ये भी है, मतलब मैं आपको दो तरह के आकलन बता रहा हूँ, कुछ सर्वे में भी आया ये आकलन, और मैं
जब पटना में भी था तो उसमें ये कहा गया कि भाई एसआईआर का कोई बज़ नहीं है, मतलब इसमें महागठबंधन को जो है कोई फायदा नहीं होगा इससे वोट में। ये जो मुहिम चला रही है अच्छी चीज़ है कि आप मतलब अधिकार के लिए लड़ रहे, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो वोटर रहा ही नहीं उसके लिए आप प्रचार करके आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा कम से कम। नहीं, ये तो सीधी सी बात ये है कि देखिए, जहां तक परसेप्शन बिल्डिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता परसेप्शन जब तक हकीकत में ना उतरे और हकीकत कुछ और हो, परसेप्शन कुछ और हो, तो कभी काम नहीं करता। कहने का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। देखिए, जिसका वोट नहीं है उसको तो ये असर करेगा, भाई मेरा वोट नहीं है, लेकिन जिसका वोट है उसको इससे क्या लेने देना, उसको कहाँ वो फील होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि मेरा वोट यहाँ पर मौजूद है, मैं वोट करने जा रहा हूँ और कोई कह रहा है यार ये गलत हो गया, गलत हो गया, तो किसके साथ गलत हो गया, तो किसको खुदा गवाह। तो प्रदीप जी एक बार फिर से मैं पूछ लेता हूँ आखिर में कि जो आपकी बातचीत है उसका जो सार तो ये निकल रहा है कि आपने कहा कि दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक एसआईआर का फैक्टर है, एक प्रशांत किशोर का फैक्टर है, एक एमवाई फैक्टर है, और आप कह रहे हैं कि कम से कम 30 से यार फैक्टर नहीं कहा मिलिंद जी, थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। एसआईआर मैंने कहा दो घटनाएं नई हुई है, जी 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 जिसके चलते हमारे जैसे लोगों को आज की डेट में ये पता कर पाना, आकलन कर पाना कि किसका पलड़ा भारी, आपने ये सब प्रश्न पूछा, तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये तो जब नई घटनाएं होती हैं, तो जब वो घटनाएं जमीन पे पूरी तरह से उतर जाएं तभी उसका आकलन किया जा सकता नहीं मैं बात जी फैक्टर नहीं, आपने कहा कि वो ये दो नए डेवलपमेंट हुए, एक तो प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है और एसआईआर हुआ है, आपने जो दो बातें कही मैं ठीक कर देता। है। हाँ लेकिन मैं वापस प्रश्न में आता हूँ जिसका आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी आपसे जो बातचीत हुई उससे समझ ये बन रही है मेरी कि इसमें तो एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। आप समझ कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आज की डेट में कम से कम मेरी स्थिति नहीं है कि इसके ऊपर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी या कमेंट कर पाऊँ। पर ये जो 35% वोटर है ये कौन है, इसका कोई आकलन है कि ये कौन लोग हैं जो अभी तक तय नहीं किए हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये सवाल है कि 35% वोटर कौन है, जो कि 25% तो बिल्कुल दीगर पार्टी या अन्य निर्दलीय छोटे छोटे दलों को देता आया है ये वोट। जी तो इसमें सारे के सारे सभी तरह के वोटरों का समावेश है, जहां पर जो कैंडिडेट जो जाति का थोड़ा भारी पड़ गया, पिछली बार एम्स के थे, एम्स मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भले उन्होंने सीट पे लड़ा था, लेकिन नेचुरली चूंकि उन्होंने सबकी सब 20 सीट सीमांचल पे लड़ा था, जीती 5 थी, डेंट 1 सीट के ऊपर किया था, तो कहने का मतलब ये थोड़े 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 करके बहुत सारे 25% हो जाते हैं, और हर क्षेत्र में कोई ना कोई दिग्गज मौजूद है निर्दलीय या छोटी पार्टी के रूप में, और वो वोट लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए कि 6 गठबंधन में पार्टियां, एक गठबंधन में सुना है आपने कभी ऐसा? जी 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 पार्टियां नहीं यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, कुशवाहा की जी आरएलपी, आरएलएम आरएलएम अब नया नाम उसका हो गया। उसके बाद में और एक दो छोटे छोटे को भूल रहा हूं मैं क्या बोलते हैं, और इस साइड देखेंगे तो कांग्रेस, आरजेडी, उसके बाद एलजेपी का दूसरा तबका है वो वीआईपी हाँ वो, प्लस उसके बाद 3 कम्युनिस्ट पार्टी, जी माले पता है यहाँ पे, माले कहीं नहीं होता, बिहार में माले होता है, सीपीएम, एमएल। तो कहने का मतलब आप ये इन 6 7 पार्टियों, अपना वीआईपी, तो ये 6 7 होने के बाद भी अभी भी मौजूद है 25%। नहीं तो ये तो एक और पार्टी आपको मैं बता दूं, आईपी गुप्ता की एक नई पार्टी आई है, वो भी कांग्रेस के साथ 2 सीट उनको ही मिलने वाली है, एक और पार्टी महागठबंधन में। और छोड़िए बाकी जो तेज प्रताप यादव है, उन्होंने भी कोई वीवीआईपी पार्टी से भी उन्होंने भी 2-3 पार्टियों का गठबंधन बना लिया है। अब बताइए आप, तो अब ये जो कहने का मतलब जो जिस क्षेत्र में दिग्गज है उस क्षेत्र में उसको वोट मिल जाते हैं, उस समाज के, उस तबके के। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े थे प्रदीप गुप्ता जी, पोलस्टर, और उन्होंने बिहार के चुनाव का समीकरण समझाया। चुनाव परिणाम आने में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन प्रदीप जी का कहना है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी, क्योंकि जो नई घटनाएं हुई है, खास करके प्रशांत किशोर की एंट्री और दूसरा एसआईआर, तो इसलिए ये आकलन अभी लगाना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 35% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तय नहीं किया कि उनको किसको वोट डालना है, और कहीं ना कहीं इनके हाथ में चाबी होगी कि उनका झुकाव किस तरफ होता है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।